सदस्य हमारे अनुज नरेंद्र जी, विवेकानंद राय जी, राकेश जी, प्रभात रंजन जी और प्रमोद जी, बहुत सारे सदस्य हैं जो दिखाई अभी नहीं पड़ रहे हैं, पीछे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने 2 महीने में अथक प्रयास से इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। मैं आज वैसे तो आप सबसे बात कर रहा हूं, लेकिन विशेष तौर पर मैं आज इस भूमिहार समाज के जनरेशन जेड और मिलेनियम जनरेशन से बात करना चाहता हूं। जनरेशन जेड एंड मिलेनियम जनरेशन, आप सभी लोग यह बात जानते हैं कि यह हमारा वह समाज है, यानी जनरेशन जेड और मिलेनियम, जो समाज ही नहीं, भूमिहार समाज ही नहीं, हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र और हमारे देश का भी आगे परचम लहराने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जनरेशन जेड क्या है। जैसे कि हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में समाज जितने लोग जन्म हुए उनको 5 भागों में बांटा है। पहला जो है ओल्डर जनरेशन, जो 1945 से 65, जनरेशन एक्स जो कि 65 से 80, मिलेनियम जनरेशन जो 1980 से 1995, जनरेशन जेड जो कि 1995 से 2010 इनका जन्म हुआ है। और वही जनरेशन जेड अब टेक ओवर करने जा रहा है हम लोगों को, यानी इस समाज के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो लीडर लोग हैं, वह आज से 10 साल बाद में इस समाज का नेतृत्व जनरेशन जेड को हैंडओवर करेगा। तो सबसे पहले खड़ा होता है कि बात खड़ी आती है कि भूमिहार मंच क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों इसकी स्थापना हुई। भूमिहार मंच को जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि भूमिहार क्या होता है, किस स्पेसीज को भूमिहार कहते हैं, ये चीज क्या है, ये शब्द आया कहां से। तो जैसे कि यह बात ये तो सब लोग जानते हैं कि भूमिहार एक जाति है, ये आम धारणा है कि भूमिहार एक जाति है, लेकिन जाति से बढ़कर भूमिहार एक गुण है, भूमिहार एक सोच है। भूमिहार एक जाति तो है, लेकिन भूमिहार एक गुण भी है और भूमिहार एक सोच भी है। जाति इसलिए है क्योंकि हमारा जन्म इस जाति में हुआ है और उससे हम वर्णित होते हैं, उससे हमारा परिचय होता है। भूमिहार एक गुण है, यानी भूमिहार गुण उसी में होता है जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करने की क्षमता होती है। यानी वह समय पड़े तो युद्ध भी करे और समय पड़े तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी करे, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों का धारण करता है, उसी को हम भूमिहार कहते हैं। यह बात क्योंकि हम शस्त्र और शास्त्र की बात इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान परशुराम को हम लोग अपना अग्रज मानते हैं, उनके हम अपना ऋषि मानते हैं और उन्हीं से हमारा वंश विस्तार हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि भूमिहार एक सोच है। भूमिहार एक सोच है क्या, और ये सोच है तो क्या सोच होती है जो भूमिहारों को दूसरों से अलग करती है। यह कोई बात मैं किसी समाज के विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं, मैं भूमिहार समाज की क्या विशेषता है इसका मैं वर्णन कर रहा हूं। यानी भूमिहार एक सोच है, भूमिहार एक माइंडसेट है, भूमिहार एक संकल्प है, भूमिहार एक संस्कार है, भूमिहार एक सिद्धांत है, भूमिहार एक शौर्य है, भूमिहार एक सृजन है, भूमिहार एक संवेदनशीलता है, भूमिहार एक स्वाभिमान है, भूमिहार एक सम्मान है, भूमिहार एक संपन्नता है, भूमिहार एक सर्वगुणशीलता है और सबसे बढ़कर के भूमिहार सर्व शिरोमणि होता है। यानी वो जहां भी होता है वह अपनी पताका को खुद लहराता है, वो चाहे अकेले हो या ग्रुप के अंदर हो। तो भूमिहार के इतने गुण होते हैं और जो
दूसरे भी जाति में जन्म लिया हो, अगर वो इस गुण को धारण करता है तो उसको भूमिहारत्व की उपाधि दी जाती है। यही भूमिहार होता है। मैं इसकी अब आती है भूमिहार मंच बेंगलोर। भूमिहार मंच बेंगलोर की आवश्यकता क्यों हुई, एंड व्हाट इज द विजन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस सोसाइटी। आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि बेंगलोर में भूमिहार के लगभग 50,000 परिवार रहता है। 50,000। इस 50,000 परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए, भूमिहार कर्नाटक में रहने वाला हो या बेंगलोर में, उसको एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, उसके लिए 5 सिद्धांत के हमने वर्णन किया है। 5 सिद्धांतों के आधार पर सभी परिवारों को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है, और इसी उद्देश्य से, इसी विजन से भूमिहार समाज की स्थापना की गई है। वह 5 सिद्धांत क्या है? वह 5 100 से लीजिए या इंग्लिश में C से लीजिए, ABC। तो उसका पहला जो सिद्धांत है संपर्क, यानी कनेक्टिविटी। We need to connect with all 50,000, whatever the possible, with the families staying in the Bangalore. We want to contact, we want to spread our wings to connect with all those people. तो पहला स संपर्क, दूसरा स संवाद। जब कनेक्ट होंगे तो हमें संवाद करना पड़ेगा, हम एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, यानी संवाद। दैट इज स्टैंड्स फॉर द C, कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज द C, कॉन्टैक्ट। सेकंड C इज कम्युनिकेशन। संवाद यानी हम जब ये होंगे तो हम दूसरे के बारे में जानेंगे कि हाँ कहाँ के रहने वाले हैं, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या आपका व्यवसाय है, क्या पढ़ाई लिखाई है। सेकेंड हुआ संवाद। तीसरा हुआ सहयोग। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, कंटेक्ट हो जाता है, तो हम सहयोग निर्मित करना शुरू कर देते हैं, यानी कोऑपरेशन। थर्ड C, कोऑपरेशन। सहयोग हमें करना है, यदि हम कर सकते हैं, एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, एक बच्चे को हम नौकरी दिला सकते हैं, एक बच्चे को हम किसी भी तरह उद्यमशीलता में यदि स्थापित कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। कोऑपरेशन हमें एक दूसरे को करना चाहिए। चौथा स आता है सहभागिता, यानी कंट्रीब्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं कि समाज इस मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ श्रम का कंट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ समय का कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो हमें सहभागिता भी दिखानी चाहिए, यानी कंट्रीब्यूशन करने के लिए भी तैयार होना चाहिए, वेदर इट इज फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वेदर इट इज टाइम कंट्रीब्यूशन, वेदर इट इज मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, व्हाटएवर द पॉसिबिलिटी। देन सबसे अंत जो है स है, वो है संस्कृति, यानी हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति कहते हैं तो भूमिहार की संस्कृति भी सनातन की ही संस्कृति है, और इस संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए। कोशिश करें कि हम इस संस्कृति को जहाँ भी रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, इसके ध्वजवाहक रहें, इसको आगे बढ़ाते रहें। अब आता है ऑब्जेक्टिव। दिस इज द विजन बिहाइंड विच फॉर विच द भूमिहार समाज हैज बीन, भूमिहार मंच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। देन कम्स ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द भूमिहार मंच? भूमिहार मंच के लोगों को 3 गहनों से सुसज्जित होकर के एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। और कहना क्या है? सूचिता यानी ऑनेस्टी, शालीनता यानी ह्यूमिलिटी, एंड विनम्रता यानी हम्बलनेस। इसके आभूषण से सुसज्जित होकर के समाज का निर्णय किया जाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें सब लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के सहभागी बने, एक दूसरे के सहभागी बने। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल बहुत सारी हमारे भी समाज में, हमारे ऐसे तो अलग दूसरे समाज में कुछ बुराइयां उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे समाज में वो ज़्यादा है, और वो है दहेज। हम लोग इस दहेज के उत्पीड़न को कैसे खत्म करें अपने समाज से, यह भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। दहेज लेना एक घृणित काम है। एक तरह से कहें तो परिवार को, जो परिवार आपके यहाँ शादी करने के लिए आ रहा है या आप जो शादी करने के लिए जा रहे हैं, उसकी मनोभावना को तोड़ना है। और दहेज एक ऐसा दाना है, इसके चलते हम वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं कर पाए हैं। यानी हम अपने बच्चे को, बहुत लोग अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो वी नीड टू फाइट दिस इविल ऑफ द सोसाइटी विच इज नोन एज द डॉरी सिस्टम। देन वी नीड टू, हमें वुमेन्स एम्पावरमेंट करना है। हमारी नारियां आज भी, आप लोगों को जान करके मैं थोड़ा सा लाइटर नोट में कह रहा हूँ,
हम लोगों ने देखा कि आज भी मर्द ही अपने औरतों का परिचय देते हैं, यह कहते हैं कि ये मेरी श्रीमती जी है। क्या हम उस दिन की कल्पना कर सकते हैं कि कभी औरतें भी परिचय देंगी कि ये मेरे पति जी हैं? तो यह भावना लाना चाहिए अपने समाज में। हमें अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को इसके लिए प्रेरित करें। क्यों कहें कि नहीं, मैं परिचय देना चाहता हूं, और आपको गर्वान्वित फील होना चाहिए कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहन अपने हस्बैंड का, अपने परिवार का परिचय दे रही है। तो यह भाव आना चाहिए। इसी को वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे पहलू हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इन सभी पहलुओं पर विचार होना चाहिए और तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। यानी कहा जाता है कि जिस परिवार में नारी की पूजा नहीं होती है वह परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। और हमारा सनातन तो शुरू से ही कहता है कि हमें नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम तो राम और कृष्ण, हम तो राधा और कृष्ण कहते हैं, हम सीता और राम कहते हैं, हम पार्वती और शिव कहते हैं, हम इसके उल्टा में कभी नाम नहीं लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी आज ये संकल्प लें कि हम जहाँ भी रहेंगे अपने समाज में विमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर हम पूरा फोकस करते रहेंगे। हमारी नारियां हमारा ध्वजावाहक बने, हमारा परिचय दें, इससे हमें गर्व फील होना चाहिए। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार हाथ उठा करके आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नारी एम्पावरमेंट हमारे समाज में होना चाहिए। कृपया का हाथ उठाएं सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में एक और बहुत बुरी परंपरा अपने समाज में खत्म करती जा रही है। इस मन से उस परंपरा को भी एडजस्ट करना चाहता हूँ, और वह है मृत्यु भोज। आप लोग देख रहे होंगे अपने समाज में कि बहुत सारे लोग मृत्यु भोज पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने समाज में अपने पैर को दिखाने के लिए बहुत सारे आयोजन करने लगे हैं। चलिए वो तो संपन्न है, साधन संपन्न है, कर लेते हैं, लेकिन उनको देखते हुए कुछ वैसे भी लोग वो काम करना शुरू कर देते हैं जिनको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपनी कुछ इंपॉर्टेंट काम को रोक देना पड़ता है। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में एक चेतना जागृत की जाए समाज में कि मृत्यु भोज नहीं करना है। जितना मिनिमम हो सकता है करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पिताजी या किसी का पिंडदान नहीं करें, लेकिन जितना कम हो सके करें, इसमें कोई प्रदर्शन नहीं करें, ताकि आपके समाज का गरीब आदमी उससे बाधित हो जाए, उसको भी कुछ करना है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। कहने को बहुत सारी चीज है, लेकिन मैं अब आता हूँ मिशन पर। हमारा मिशन क्या है? वी वांट टू कनेक्ट द मैक्सिमम पीपल। जैसे मैंने बताया कि 50,000 फैमिली है बिहार की, और यूपी और उत्तर प्रदेश और सभी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने कुछ तरीका अपनाया है। उसमें फर्स्ट है कि वेबसाइट का डेवलपमेंट। हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, bmb.org.in, और वेबसाइट का डेवलपमेंट का काम हम शुरू कर दिए हैं। दूसरा है कि हम लोग भूमिहार वंशावली के ऊपर एक मैगजीन का प्रकाशन करने के लिए सोच रहे हैं। वो हो सकता है कि 3 महीने वाली हो या 6 महीना का उसका एक अंक है। उसके लिए हम लोग कुछ लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, और उसमें मैं एक प्रमुख नाम देना चाहूँगा अपने श्री एम.के. राय जी का। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस काम को ले अपने हाथ में और उसका पटिशन करें। आप लोग एक बार ताली बजा करते हैं एम.के. राय जी का हौसला अफजाई कीजिए। एम.के. राय जी आपके साथ आपके पीछे खड़े। यह इस मैगजीन से मैं चाहता हूँ कि वंशावली के बारे में जानकारी दी जाए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे महापुरुष कौन से हुए और उनका समाज के निर्माण में क्या योगदान रहा, इसके ऊपर खंडित। अब मैं अपने जेन जेड से मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जेन जेड सबसे ज्यादा वाइब्रेंट ग्रुप है अपने भी भूमिहार समाज में। यानी यह वो ऐसा समाज है, एक ऐसी वो बच्चे हैं जो कि 28 से 20 से लेकर 28, यानी जिनका जन्म तो 1995 के बाद हुआ है, 2010 तक है, उन्हीं को हम जेन जेड कहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो टेक से भी हैं, इनके हाथ में मोबाइल है, ये दुनिया से कनेक्टेड है, ये टेक्नोलॉजी से भी हैं, और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि नई परंपरा के नाम पर सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय ये लोग उसको भूल।
ये इनकी खूबी है, मैं इनके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ, ये खूबी मत समझिए, मैं कटाक्ष कर रहा हूँ। जैन को मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग हमारी भूमियारत्व की परंपरा, हमारी सनातन की परंपरा के परचम वाहक बने, ध्वजा वाहक बने और आप इसको आगे बढ़ाएं। जैन ये है, इसके पास कोई लियाबिलिटी नहीं है। आप लोग देखेंगे कि जो उसके पहले के जो लोग हैं उनके ऊपर लियाबिलिटी है, यानी हमको बेंगलोर में आए, हमें घर बनाना था, हमें गाड़ी खरीदनी थी, लेकिन हमारे बच्चों को घर बनाने की लियाबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर कोई लियाबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब हम लोग होते थे तो हमें बहुत लोगों को बहन की शादी करनी होती थी, बहुत लोगों को भाई को पढ़ाना होता था, लेकिन इस जेन के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसके दिमाग में किसी तरह की फियर नहीं है, ये फियर नहीं है, फ्रीडम से युक्त है। यानी ये वही काम करता है जो सोचता है। आप अपने घर में देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत समय आपका बात नहीं मानते हैं, तो ये वो जेन कभी भी किसी भी तरह का फियर या किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेता है। इसकी जो सबसे यूनिक जो क्वालिटी है जेन की, वो यह है कि इसके दिमाग में ऑलवेज इनोवेशन है। यानी हर कभी हम कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया ढूंढना चाहता है, कुछ नए लोगों से कनेक्ट होना चाहता है। यानी इसका दिमाग जो है इनोवेटिव आइडिया से भरा पड़ा है। इसके दिमाग